देखो मैं तो एक तिब्बती रेफ्यूजी हूँ जो भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरे मम्मी-पापा पहले तिब्बत से आए थे। मतलब चीन जो जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, शी जिनपिंग ने एक डिक्टेटरशिप खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं कि चीन एक एक विश्वासघात देश है। चीन को समझ लेना चाहिए, ये 1962 का भारत नहीं, ये वर्तमान युवा भारत है, नव भारत है। नमस्कार, हॉकफिल्ड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय लेखक जो कि तेनजिंग सुंडू, जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दों पर, भारत और तिब्बत और चीन से संबंधित मुद्दों पर अपने लेख लिखते रहते हैं और काफ़ी ट्रैवल भी करते हैं। इन्होंने कई बार भारत में रहकर भी इन्होंने चीन के खिलाफ आवाज़ उठाई है और तिब्बत को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं। हमेशा इन्होंने तिब्बत के फ्रीडम को लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके लिए कई बार इन्होंने जेल और पुलिस टॉर्चर का भी सामना किया, भारत से लेके चाइना तक में। तो आइए बात करते हैं तेनजिंग सुंडू जी से। आपका बहुत नमस्ते। बहुत स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम तेनजिन सुंडू, मैं धर्मशाला में रहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के। तो तेनजिंग जी, आप मुझे बताना चाहेंगे अपनी इस यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के माध्यम से ये जो डॉक्यूमेंट्री का विमोचन हो रहा है, कृपया इसके बारे में थोड़ा सा आज बताइए। यहाँ पांडव नगर जो दिल्ली की भाग हैं, यहाँ भारत तिब्बत सहयोग मंच की पंकज गोयल जी की योगदान से, उनकी मदद से आज यहाँ एक फ़िल्म दिखा रहा हूँ। ये फ़िल्म का नाम है एस्केप ऑफ द दलाई लामा फ्रॉम तिब्बत, जिसमें परम पावन दलाई लामा जी तिब्बत की कौन सी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ और जब वो 15 साल की उम्र थे तब उन्होंने तिब्बत की आध्यात्मिक राजनीतिक जिम्मेदारी उठाया। उसी दौरान चीन की तिब्बत ऊपर पहले बार आक्रमण किया और किस तरह से तिब्बत के आज़ाद चले गए और बाद में चीन ने पूरा तिब्बत कब्जा करने के बाद परम पावन दलाई लामा जी अपने देश छोड़ के भारत आना पड़ा। ये पूरा कहानी इस फिल्म में दिखाते हैं और ये 1.5 घंटे की फिल्म है हिंदी में और ये यहाँ दिखा रहे हैं। तेनजिंग जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि आखिर इस समय जैसे गलवान अटैक हुआ, उसके बाद से भारत और चाइना के जो संबंध थे, उससे पहले ठीक है, भारत में बहुत से लोग चीन को पसंद नहीं करते थे, एक विचारधारा थी। लेकिन अब एक राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करी जाए और एक मास अवेकनिंग कह सकते हैं कि गलवान घटना के बाद, काफ़ी दुखद घटना थी वो तो जब जानते ही हैं, उसके बाद से देश में एक माहौल बन गया, एक वातावरण बन गया और विशेषकर एक जो ग्लोबल जो महामारी आई कोरोना वायरस, इसके बाद से पूरी दुनिया में आज एक माहौल है चीन के खिलाफ। तो इस माहौल का किस तरीके से जिसे कहते हैं एक तरीके से इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं लोगों, पूरी दुनिया में एक इकोसिस्टम किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं फ्री तिब्बत की जो आवाज़ है उसको उठाया जाए और अंततोगत्वा जो हमारा लक्ष्य है फ्री तिब्बत, उसको कैसे हासिल किया जाए। देखो चीन जिस तरीके से तिब्बत के ऊपर पहले कब्जा किया और पिछले 70 साल में तिब्बत के ऊपर गुलाम बना रखा है, ना सिर्फ तिब्बत बट चीन ने तिब्बत इस तुर्किस्तान नाम के एक देश पे ऊपर कब्जा किया, वैसे मंगोलिया के ऊपर भी, और हांगकांग में जितने भी डेमोक्रेसी लोकतंत्र था उसको तहस नहस कर दिया। अब तो ये कह रहे हैं कि ताइवान के ऊपर भी आक्रमण करेगा, वो बार बार ऐसे वार्निंग दिए जा रहे हैं। मतलब चीन जो जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रहे हैं, शी जिनपिंग ने एक डिक्टेटरशिप खड़ा कर दिया है कि शी जिनपिंग की ये जो डिक्टेटरशिप जो है वो चीनी लोगों के ऊपर भी बहुत भारी पड़ रहा है और चीनी लोग वो सह नहीं पा रहे हैं। इसीलिए शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहे हैं कि वो हटा देना चाहिए और शी जिनपिंग अपने क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए चीन में ही बातें जो है आज़ादी की, लोकतंत्र की आवाज़ जो उसको दबाते रहे हैं। इसलिए बार बार बाहर कोई ऐसा दुश्मनी बना लेते हैं और ख़ास करके ये बोल रहे हैं कि भारत चीन की दुश्मनी है और अमेरिका अब तो पूरी दुनिया के ऊपर ऐसा दुश्मनी बना रखा है। तो चीन की वे जो नीति जो है न सिर्फ चीनी लोगों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया को पूरा सब लोगों को तंग करके रखा है। तो आज हम तिब्बती लोग अभी हम कह रहे हैं कि चीन एक विश्वासघात देश है, तो न सिर्फ ये तिब्बत के ऊपर है, पूरी दुनिया उनसे खुश नहीं है और तंग हो चुके हैं। तो अब भारत को एक नया मौका मिल रहा है
कि जिस तरीके से चीन ने भारत के ऊपर दबाव डाला, आज पूरी दुनिया चीन से खुश नहीं है। तो मुझे लगता है एक एक बहुत अच्छा मौका आ रहा है भारत को कि न सिर्फ चीन को जवाब दे सकते हैं कि पूरे विश्व में एक इंटरनेशनल कैंपेन चल रहे हैं, जैसे 2022 की विंटर ओलंपिक्स जो अभी फरवरी में बीजिंग में खेले जाएंगे, उसके खिलाफ भी पूरी दुनिया में उसके अगेंस्ट आवाज़ें उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका है भारत के लिए भी उसी मुहिम में जुड़े और चीन की वो जो विस्तारवादी एक नीति है उसको मुंह तोड़ जवाब दें। तेंजिंग जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने हमें बताया, जब हमारा डिस्कशन हुआ था थोड़ी देर पहले, तो आपने मुझे बताया कि किस तरीके से, और आज इस कार्यक्रम में भी बताया गया पंकज गोयल जी के द्वारा, कि किस तरीके से आपको चीन की सरकार के द्वारा जेल में भी रखा गया था। तो उस कड़वे अनुभव के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर किस तरीके से वहाँ पर आप जेल में भी रहे चीन के द्वारा, और क्या क्या यातनाएं वहाँ पर आपने वहाँ पर देखी। देखो, मैं तो एक तिब्बती रेफ्यूजी हूँ जो भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरे मम्मी पापा पहले तिब्बत से आए थे। तो आप भारत के बेटे हैं। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं जन्मा हूँ और ये मेरा जन्मभूमि है भारत। मैं हिमाचल की लाहौल वैली में पैदा हुआ। तब था जब तिब्बती लोग पत्थर तोड़ के रास्ते बनाते, कूली की काम करते थे। और मेरे माँ की कहना है कि रास्ते के साइड पे जब मैं 2 साल का था तो कमर पे एक रस्सी बांध के और साइड में रखते थे और वो लोग ऐसे काम करते थे। तो मैं हिमाचल प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैंने ये भी समझा कि बचपन में कि हमारा तिब्बत देश की आज़ाद चले गए हैं और चीन तिब्बत के ऊपर ऐसा गुलाम बना रखा है। और मुझे हमेशा बचपन से ये था कि तिब्बत को किसी तरह से हम छुटकारा देंगे और तिब्बत की आज़ादी के लिए ही काम करेंगे। ऐसे करके मैं उसी उम्मीद में मैं बड़ा हो गया हूँ। और बचपन में मैंने भगत सिंह की बहुत कहानी सुना और बहुत प्रेरित हुआ हूँ कि उनके ये कहना था कि अपने देश की आज़ादी के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान करेंगे और उसी जान की हर खून की बूंद से एक नया क्रांतिकारी खड़े हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रेरणा देने वाले एक सोच है। तो मुझे भी हमेशा ऐसा लगा। और जब मैं बीए किया था मद्रास से, उसके बाद मैं तिब्बत चले गए और मेरा मकसद तब ये था कि चुपके से लद्दाख की बॉर्डर से तिब्बत घुस जाएंगे और वहाँ की जो स्वतंत्र लड़ाई में भाग लेंगे वही मर जाएंगे। ऐसा मेरा सोच था। और जब मैं बॉर्डर क्रॉस के अंदर गए, 5 दिन बिल्कुल अकेला अंदर जा पाया और 5वें दिन मेरे को पकड़े गए चीनी बॉर्डर फोर्सेस ने और आंखों पे पट्टी बांधा, अलग अलग जगह ले गए, पूछताछ किया, इंटरोगेशन किया, बहुत मारा पीटा। बहुत मुश्किल हो गया था मेरा। और 3 महीना जेल में रखा, वो भी तिब्बत की राजधानी लासा की जेल में 3 महीना रखा। बहुत ही मुश्किल था। और ये है ना कि जब आप यंग एज है 22 साल की और बहुत उम्मीदें लेके गए और तब कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और जब जेल में चले गए तो बहुत मुश्किल था। तो मुझे ये लगा कि अब पूरा ख़त्म हो गया है, ऐसा लगा। और बाद में ये पता चला कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे को कोई भारत सरकार ने ऐसा स्पाई मिशन पे ऐसे भेजे गए हैं, और जबकि वो साबित कर नहीं पाए। तो 3 महीना जेल में रखने के बाद उनको एक अग्रीमेंट होता है भारत और चीन की 3 महीने के बाद रखने के बाद वो छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने फिर वापस कर दिया। और तो तब से लेकर इंडिया में ही मैं तिब्बती आज़ादी के लिए काम ही कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से तेंजिंग सुंडू जी सालों से एक युवा व्यक्ति हैं, संघर्षवादी हैं और सालों से तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसे ही जो युवा हैं, भगत सिंह, ये भी बड़ा अच्छा लगा भगत सिंह जी से प्रेरणा लेकर दुनिया भर में लाखों युवा अपने अपने क्षेत्र में, अपने जगह पर अपने आज़ादी के लिए, अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है। तेंजिंग जी से मैं आप लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगा कि तेंजिंग जी से सोशल मीडिया पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये शो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में #फ्री तिब्बत जरूर लिखें। आपका ये जो संगठन है या आपका ये जो मंच है भारत तिब्बत सहयोग मंच, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ऐसा है, भारत तिब्बत सहयोग मंच 22 वर्ष पूर्व बना। इसके पीछे का बड़ा कारण ये था कि जिस प्रकार पूरे विश्व में ये कहा जाए कि चीन एक धूर्त और विस्तारवादी देश है, उसने तिब्बत सहित अनेकों देशों के साथ घुसपैठ करने की कोशिश की, उन पर कब्जा किया और वहाँ कब्जा करने के बाद भारत में भी वह लगातार घुसपैठ करता रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि 1962 से लेकर 2014 तक 1547 बार चीन ने भारत की सीमाओं में घुसपैठ की। और माफ़ कीजिएगा, भारत का जो तथाकथित मीडिया है और भारत की जो सरकारें रही, किसी ने भी भारत की जनता को ये बताने का कष्ट नहीं किया कि चीन की सेना ने इतनी बार भारत की सीमा में घुसपैठ की। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में माननीय इंद्रेश जी, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, उन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश वहाँ भारत तिब्बत सहयोग मंच की स्थापना की। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश भर में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना किस प्रकार चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास स्थान जो कैलाश मानसरोवर है, वह भी तिब्बत में है, उसके ऊपर भी चीन ने नाजायज रूप से कब्जा किया है। तो ये सारी बातों को लेके पूरे देश भर में ये जन जागरण का काम समय समय पर भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता कर रहे हैं। दिल्ली में जो पांडव नगर में ये राधा कृष्ण मंदिर में जो कार्यक्रम हो रहा है तिब्बत से रिलेटेड, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। ऐसा है, तिब्बती अपने देश की आज़ादी के लिए समय समय पर यात्राओं का कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार एक तिब्बती युवक तेंजिंग सुंदुक, ये लगातार 4 महीने हिमालय में भ्रमण करते हुए ये दिल्ली आए हैं और इन्होंने केवल एक ही काम अपने हाथ में लिया कि इस प्रकार 1959 से पहले तिब्बत पर चीन ने क्रूरता पूर्वक अत्याचार किए, माता बहनों के साथ में दुराचार किया और लाखों लाख तिब्बतियों को जेल में डाल के उनके साथ में जो अमाननीय व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, लाख लाख तिब्बतियों की हत्याएं हुई। और किस प्रकार परम पावन दलाई लामा जी को मजबूरन होकर के अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और उनके साथ में लगभग 1 लाख तिब्बती युवक युवती थे जिन्होंने भारत में शरण ली। और उसको लेकर के ये पूरी आज एक डॉक्यूमेंट्री जो बनी है उसको दिखाकर लोगों को जागरूक करने का काम तेंजिंग सुंदुक कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा इस अवसर पर कि वास्तव में जनता को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार इस धूर्त चीन ने तिब्बत पर कब्जा करके भारत की ओर जो टेढ़ी आंखें दिखाने का जो दुस्साहस किया है, अब भारत की जनता भी जाग चुकी है। उसे मालूम है कि कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो 1954 में पंचशील का समझौता जो किया, जो कि मैं कहता हूँ वो धूर्त संधि थी जो पंडित नेहरू ने की, लेकिन अब समय आ गया है, लोग जाग चुके हैं और भारत में ये राष्ट्रवादियों की सरकार है और हमें मालूम है हमें अपने देश की एक एक इंच भूमि कैसे बचानी है। उसका प्रमाण भारत के सैनिकों ने, भारत की जनता ने गलवान घाटी हो चाहे डोकलाम हो, दोनों स्थानों पर पूरी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ हमारे देश की सेना और सरकार ने दिखाया है। और अब ये चीन को समझ लेना चाहिए, ये 1962 का भारत नहीं, ये वर्तमान युवा भारत है, नव भारत है और ये आंखों में आंख डालकर बात करने वाला भारत है। नमस्कार सर। नमस्कार ऑफ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। सर, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है भारत तिब्बत सहयोग मंच का, इस कार्यक्रम के बारे में आज आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम चल रहा है। हम जैसे अभी आदरणीय पंकज जी ने आपको पूरी जानकारी दी कि भारत तिब्बत सहयोग मंच क्या है, उसकी स्थापना किन उद्देश्यों को लेके हुई है, तो उसी के तहत इसको पूरे देश भर में, दिल्ली में अभी एक जागरूकता अभियान के तौर पे इसको चला रहे हैं।
आम जनमानस को ये नहीं पता है कि भारत को लिए कितना ज़रूरी है तिब्बत का आज़ाद रहना, उसमें उनकी अपनी सत्ता रहना। नाजायज़ तरीके से चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया हुआ है और उसका दुष्परिणाम भारत को भी भुगतना पड़ता है। भारत का बहुत समसामयिक महत्व तिब्बत का है भारत के लिए। तो 60 लाख तिब्बती, उन पे नाजायज़ कब्जा तिब्बत पे जमाया हुआ है चाइना ने। चाइना की जैसे कि विस्तारवादी नीति है, अपने हिमाचल के धर्मशाला में पूरी एक निर्वासित सरकार वहाँ से चलती है और भारत पूरी तरह से उनकी मदद करता है। इसी तरह चाइना ने जिसे 1962 में यहाँ भी एक युद्ध थोपा और उसमें बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा किया, विस्तारवादी नीति है। तो चाइना को तिब्बत को आज़ाद करना चाहिए और फिर से वहाँ अपनी जो सरकार है, ये तो बौद्ध भगवान को मानने वाले साधु सन्यासी लोग हैं, लड़ना झगड़ना इनका काम नहीं। तिब्बत को पूरी तरह आज़ाद किया जाए और भारत के लिए तो इसलिए भी ज़रूरी है। देखिए, पूरी तरह एक दुश्मन देश है चाइना। पाकिस्तान दिखता ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की इतनी ताकत नहीं कि वो हिंदुस्तान से लड़ सके। पाकिस्तान को सारी सपोर्ट चाइना की है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। आज आप कहीं भी बाज़ार में भी जाएंगे तो चाइना का माल खरीदते हुए हिंदुस्तानी अब पीछे हटते हैं। उनको पता है कि चाइना का माल खरीदने का मतलब है कि हम अगर 50 रुपये का प्रॉफिट चाइना को देते हैं तो उसमें से वो 25 रुपये पाकिस्तान को देता है और वही 25 रुपये की बुलेट खरीद के हमारे सैनिकों को, हमारे नागरिकों को पाकिस्तानी मारते हैं। तो इसलिए चाइना हमारा पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है। यही जन जागरण चल रहा है कि चाइना, अभी देखो कोरोना के लिए जिम्मेदार वही है। उसने पूरी विश्व की आर्थिक शक्तियों को पछाड़ने के लिए, अर्थतंत्र पे अपनी कब्जा जमाने के लिए उसने ये वायरस पैदा किया। यह सब बात खुली चुकी हैं सारी। तो चाइना के प्रति लोग जागें, चाइना को की विस्तारवादी नीति, उसकी जो भी ये दमनकारी नीतियां हैं उनको समझें, भारत के लोगों तक ये एक मैसेज जाए, उसी का प्रयास भारत तिब्बत सहयोग मंच आदरणीय इंद्रेश जी की अगुवाई में, आदरणीय पंकज गोयल जी की अगुवाई में काम कर रहा है और वही कार्यक्रम आज यहाँ हमारे मंदिर में दिखाया जा रहा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है हमारे दिल्ली के पांडव नगर के निगम पार्षद जी गोविंद अग्रवाल जी, और इन्होंने चीन पर और तिब्बत पर अपनी राय रखी। और जो राष्ट्रवादी नज़रिया जो गोविंद जी ने आज बताया, उसे सुनकर मैं समझता हूँ हमारे बहुत से दर्शकों को अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।